नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, कल हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था और उस टॉपिक का नाम है अव्यय। क्या नाम टॉपिक का? अव्यय नाम है। और अव्यय का ही एक दूसरा नाम और मिलता है, अविकारी शब्द। क्या नाम मिलता है? अविकारी शब्द। ठीक है। इस टॉपिक को बहुत गहराई से भी पढ़ सकते हैं और चाहे तो ऊपर ऊपर भी पढ़ सकते हैं। अव्यय किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, विकारकों की वजह से। इसकी वजह से, विकारकों की वजह से कोई चेंज नहीं होता, उन्हें हम अव्यय कहते हैं या अविकारी शब्द कहते हैं। और अव्यय के जो भेद है वो चार होते हैं। कितने होते हैं? चार। लेकिन हम पांच पढ़ते हैं। कितने पढ़ते हैं? पांच पढ़ते हैं। और ये पांच कौन कौन से अव्यय होते हैं अगर इसकी बात करें तो ये पांच होते हैं विद्यार्थियों। एक तो होता है क्रिया विशेषण। क्या होता है? क्रिया विशेषण होता है। जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। और क्रिया विशेषण की भी जो विशेषता बताएगा उसे क्रिया परय विशेषण कहते हैं। ठीक है। तो एक तो क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ना होता है और एक समुच्चय बोधक के बारे में पढ़ना होता है। एक विस्मयादि बोधक के बारे में पढ़ना होता है और एक संबंध बोधक के बारे में पढ़ना होता है। ये चार ही होते हैं। कितने होते हैं? चार। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और संबंध बोधक। लेकिन ये पांचवा कौन सा है? ये निपात है। कौन सा है? निपात। निपात इसका भेद होता नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ता है। अब देखो, ये जो क्रिया विशेषण है इसको हम अलग अलग आधारों पर पढ़ते हैं। अलग अलग आधार बोले तो एक तो अर्थ के आधार पर पढ़ते हैं, एक प्रयोग के आधार पर पढ़ते हैं और एक रूप के आधार पर पढ़ते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा बताया था मैंने आपको? अर्थ के आधार पर इंपॉर्टेंट बताया था। अर्थ के आधार पर जो क्रिया विशेषण होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। एक तो काल बोधक होता है, एक स्थान बोधक होता है, एक परिमाण बोधक होता है और एक रीति बोधक होता है। ये चार होते हैं। प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं? तीन। कौन कौन से होते हैं? साधारण, संयोजक और अनुबद्ध होता है। और रूप के आधार पर भी तीन होते हैं। मूल होता है, यौगिक होता है और कारण बोधक या स्थानीय बोधक होता है। ठीक है। ये रूप के आधार पर होते हैं। अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट तो अर्थ के आधार पर होते हैं। अर्थ के आधार पर अगर आप पढ़ भी लेते हैं केवल क्रिया विशेषण को तो भी क्रिया विशेषण का कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अब जो ये दो होते हैं ना, प्रयोग के आधार पे, रूप के आधार पे, इनमें हमारे जो वैयाकरण है उन्होंने नियम तो बना दिए लेकिन उनके द्वारा नियम जो बनाए गए वो 100% लागू नहीं होते हैं। और यहाँ से सवाल भी, मुझे तो नहीं लगता कि किसी एग्जाम में कोई सवाल पूछा गया है यहाँ से, लेकिन फिर भी ठीक है, क्लास में टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है ये अर्थ के आधार पर। और अर्थ के आधार पर केवल आपको चार नाम याद रखने: काल, स्थान, परिमाण और रीति। ठीक है। तो कल हम इसी के ऊपर चर्चा कर रहे थे, आगे कंटिन्यू चर्चा करेंगे। जैसे हम ये सारे पढ़ लेते हैं, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रूप के आधार पर, तो बताओ क्रिया विशेषण कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अर्थात अव्यय का एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा अपना। फिर बचेगा कौन सा? समुच्चय बोधक। फिर कौन सा बचेगा? विस्मयादि बोधक। और फिर कौन सा बचेगा? संबंध बोधक। और फिर पांचवा कौन सा पढ़ लेंगे हम? निपात को पढ़ लेंगे। जब ये पांच टॉपिक कंप्लीट पढ़ लेते हैं तो स्वतः ही अव्यय यानी कि अविकारी शब्द कंप्लीट होते कि नहीं होते? हो जाएंगे ना? क्रिया विशेषण क्या पढ़ रहे हैं हम? क्रिया विशेषण। जो क्रिया की विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। और क्रिया विशेषण के जो भेद करें हमने वो अर्थ के आधार पर पढ़ रहे हैं। किसके आधार पर पढ़ रहे हैं? अर्थ के आधार पे। और अर्थ के आधार पे चार होते हैं। काल बोधक। अब बताओ काल बोधक किसे कहते हैं? ऐसे क्रिया विशेषण के शब्द जिनसे काल यानी कि समय से संबंधित
बोध होता हो उनको क्या कहते हैं, नहीं सॉरी, काल से संबंधित क्रिया की विशेषता बताते हो उनको काल बोधक कहते हैं। ठीक है, ये लिखाया था। और इसकी पहचान लिखाई थी कि समझ में नहीं आए तो क्रिया से प्रश्न करना कब। और जो उत्तर मिलेगा, उत्तर में आपको मिलेगा सुबह, शाम, कल, परसों, तरसों, ऐसे बहुत सारे शब्द है वो मिल जाते हैं, तो वो काल बोधक क्रिया विशेषण होगा। इसी प्रकार दूसरा हमने लिखा था स्थान बोधक, लिखा था ना स्थान बोधक। और इसके काल बोधक के आपको उपभेद भी लिखाए थे क्या, इसके कुछ उपभेद भी हो सकते हैं। अरे लिखाए थे, मुझे पता है। कौन कौन से लिखाए थे, एक तो समयवाचक लिखाया था, और अवधि बोधक लिखाया था, बारंबार, और तीन लिखाए थे। कौन सा, ये तो काल बिंदु लिखाया होगा। ठीक है, स्थान बोधक का पता करने के लिए, स्थान बोधक किसे कहेंगे, क्रिया विशेषण के ऐसे शब्द जो स्थान, क्रिया की स्थान से संबंधित विशेषता बताते हैं उन्हें स्थान बोधक कहते हैं। और फिर भी समझ में नहीं आए तो क्रिया से प्रश्न करना कहाँ, नहीं तो फिर इधर। और जो उत्तर प्राप्त होगा, जैसे यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, ऐसे बहुत सारे हैं, इधर उधर, आगे, सामने, पीछे, वो सब किस में जाता है, स्थान बोधक में जाता है। अब देखिए, इसके भी उपभेद बताए थे मैंने आपको। एक तो दिशा बोधक बताया था, और एक स्थिति बोधक बताया था, है ना। इसी प्रकार एक लिखा था हमने परिणाम या परिमाण, परिमाण बोधक। परिमाण बोधक किसे कहेंगे, क्रिया विशेषण के ऐसे शब्द जिनसे क्रिया की नाप तोल से संबंधित विशेषता बताई जाती है, ये परिमाण बोधक कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमाण बोधक। इसके उपभेद बताए थे क्या आपको, अरे आना तो बोला करो। कौन कौन से बताए थे, पांच कौन कौन से बताए थे। देखो, एक तो अधिकता बोधक बताया था, एक न्यूनता बोधक बताया था, एक पर्याप्त बोधक बताया था, एक तुलना बोधक बताया था, और एक श्रेणी बोधक बताया था। ये इनके उपभेद याद करना कोई जरूर नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन फिर भी लिखा दिए थे मैंने। एक होता है रीति बोधक या रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और रीतिवाचक की पहचान क्या बताई थी मैंने, या इसकी क्रिया से कौन सा प्रश्न करेंगे, कैसे। देखो, परिणाम में तो क्या प्रश्न करते हैं क्रिया से, यहाँ तो कितना प्रश्न करते हैं, क्या करते हैं, कितना प्रश्न करते हैं। और रीति में कैसे प्रश्न, क्या प्रश्न करेंगे, कैसे। जैसे रमेश तेज दौड़ता है, तो कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, तो तेज वहां पर क्रिया विशेषण का काम करता है, अर्थात रीति बोधक क्रिया विशेषण का काम करता है। और फिर इसकी पहचान में क्या लिखाया था, या इसकी परिभाषा में क्या लिखाया था, परिभाषा बोलो, जल्दी बोलो। अरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या है, इसकी पहचान लिखा दी थी ना, कौन कौन से शब्द मिलेंगे आपको, जैसे हम्म लिखो उपभेद, इसके उपभेद लिख लो। प्रकार बोधक, प्रकार बोधक, रीतिवाचक के उपभेद है ये। प्रकार बोधक, निश्चय बोधक, अनिश्चय बोधक, स्वीकार बोधक, कारण बोधक, निषेध बोधक, अवधारणा बोधक, आवर्ती बोधक। कौन सा, आवर्ती बोधक, आकस्मिकता बोधक, विधि बोधक, विधि, अनुकरण बोधक, अनुकरण बोधक। ये कोई जरूर नहीं है आपको भेद याद करना, केवल नाम नाम लिख लो आप। कौन कौन से लिखे, अनुकरण बोधक लिख लिया, विधि बोधक लिख लिया, आकस्मिक बोधक लिख लिया, अवधारणा बोधक, आवर्ती बोधक,
निषेध बोधक, स्वीकार बोधक, कारण बोधक, अनिश्चय बोधक, निश्चय बोधक और प्रकार बोधक। मुख्य रूप से तो आपको 4 शब्दावली याद रखनी, काल बोधक, स्थान बोधक और परिमाण और रीति। तो कल तक हमने इन सब की पहचान लिखा दी थी और आज छोटा मोटा जो इसके भेद बचे ये भी मैंने लिखा दिए। और कल आपसे मैंने कहा था कि मैं काल बोधक, स्थान बोधक, परिमाण बोधक और रीति बोधक जितने भी क्रिया विशेषण के भेद है अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर है ये? मैंने कहा ना अलग अलग आधार पर इसको क्रिया विशेषण को पढ़ते हैं हम। एक तो अर्थ के आधार पढ़ते हैं, एक रूप के आधार पढ़ते हैं, एक प्रयोग के आधार पढ़ते हैं। तो ये जो अर्थ के आधार पर ये 4 होते हैं। क्या होते हैं? 4। और फिर आगे अगर और भी डीप जाके पढ़ते हैं तो इनके भी बहुत सारे उपभेद बन जाते हैं। तो इतना डीप अपने को नहीं जाना, काल, स्थान, परिमाण और रीति तक ही रहना अपने को, ठीक है। अब जो सबकी पहचान बता दी मैंने आपको और अब मैं उदाहरण लिखाऊंगा आपको। उदाहरण में आपको ये छांटना होगा कि यह अर्थ के आधार पर कौन से क्रिया विशेषण है, भाई काल बोधक है, स्थान बोधक है, परिमाण है, रीति बोधक है। कुछ उदाहरण लिखो और प्रत्येक उदाहरण की लाइन के बाद में एक लाइन खाली जरूर छोड़ना ताकि उस वाक्य का पोस्टमार्टम कर सको। लिखो, रमेश सबसे तेज दौड़ता है। रमेश सबसे तेज दौड़ता है। लिखो, वह दूध को गटागट पी गया। कैसे पी गया? गटागट पी गया। लिखो, सड़क पर ध्यानपूर्वक चलना चाहिए। हाथों हाथ दे दिया। नहीं, सुनो सुनो, रमेश ने हाथों हाथ दे दिया। रमेश ने हाथों हाथ दे दिया। सीता धीरे धीरे चलती है। देखो, सुरेश फटाफट बोलता है। सड़क पर मत खेलो। मैं नहीं जाऊंगा। देख लिया? रमेश अवश्य आएगा। काला घोड़ा तेज दौड़ता है। काला घोड़ा तेज दौड़ता है। वह हमारी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहा था। वह हमारी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहा था। वह हमारी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहा था। देखो, रमेश ऊपर बैठा है। रमेश ऊपर बैठा है। सीता पर्याप्त खाती है। मैं थोड़ा खाता हूं। मैं थोड़ा खाता हूं। जितने वाक्य लिखोगे उतना ही कंसेप्ट क्लियर होगा, ध्यान रखना, आलस मत करना लिखने में। मैदान में लोग काफी आए। मैदान में, आप अपने हिसाब से चेंज मत कर लेना। मैदान में लोग काफी आए। काफी का मतलब होता है अधिक, है ना। देखो, मैदान में काफी लोग आए, दो वाक्य दोनों अलग अलग है। मैदान में काफी लोग आए। देखो, इस बार मेले में कई लोग आए। इस बार, थोड़ा फास्ट लिखा करो, इस बार मेले में
कई लोग आए। एक और वाक्य लिख लो इसका जैसा है। देखो, इस बार कई लोग मेले में आए। लिख लिया? लिखो, रमेश बिल्कुल थक चुका है। देखो, रमेश उधर रहता है। लिख लिया? सीता यहां बेटी है। कॉलेज जाने के लिए दाएं मुड़ना। लिखो, रमेश प्रतिदिन खेलता है। रमेश प्रतिदिन खेलता है। रमेश बहुधा घूमने जाता है। अरे कहीं जाओ, घूमने तो जाता है। अच्छा, रमेश बहुधा घूमने जाता है, बहुधा कोई जगह का नाम नहीं है। हाँ, लिखो, पूजा बार बार चिल्ला रही थी। लक्ष्मी सदैव पढ़ती रहती है। लक्ष्मी सदैव पढ़ती रहती है। देखो, सीता आज आएगी। मैं अभी अभी आया हूं। मैं परसों जाऊंगा। वह नित्य घूमने जाता है। वह नित्य घूमने जाता है। देखो, वह हर रोज आता है। मामा जी बाहर घूम रहे हैं। देखो, ईश्वर सर्वत्र रहता है। मैं आजकल अन्यत्र रहता हूं। अन्यत्र, अन्य मतलब दूसरी जगह ना। बनाओ। अगर इसका तुम बना लोगे तो ये मानूंगा कि आपके समझ में आ गया, वरना गड़बड़ है मामला। पहचान देखो, चारों की पहचान मैंने अभी तो मिक्स में नहीं दिए हैं, केवल इतना ही दिया कि क्रिया विशेषण अर्थ के आधार पर कौन कौन से होते हैं। ये चार होते हैं: काल, स्थान, परिमाण और रीति। ये लिखा है कि शेर अचानक आ गया। लिखो, शेर अचानक आ गया। सीता अचानक गिर गई।
किसने लिखे हैं पूरे वाक्य? जिसने आलस नहीं किए बोलो, पहला वाक्य बोलो राहुल। रमेश सबसे तेज दौड़ता है। रुकिए, पहली बात तो इसमें आप क्रिया विशेषण बताओ मुझे। क्रिया विशेषण बताओ, क्रिया विशेषण कौन सा है इसमें? तेज है, सबसे नहीं है। हाँ, जैसे आपने लिखा है रमेश सबसे तेज दौड़ता है। हम क्रिया विशेषण पूछ रहे हैं आपसे। क्या पूछ रहे हैं? क्रिया विशेषण। तो सबसे पहले वाक्य में क्रिया तो छाटो। दौड़ता है क्रिया है। अब बताओ इस क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? तेज बता रहा है, तो ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगर बात करें यहां पर सबसे क्या है, तो सबसे तेज की भी विशेषता कौन बता रहा है? सबसे शब्द बता रहा है। तो इस सबसे शब्द को हम बोलेंगे क्रिया प्रविशेषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रिया प्रविशेषण बोलेंगे विद्यार्थियों, ध्यान रखिएगा। ये जो रमेश शब्द है ये वाक्य का कर्ता है, और वैसे देखें तो ये विकारी शब्द है, यह अविकारी नहीं है। ये कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। और विकारी शब्दों में भी किस में जाएगा? ये संज्ञा में जाएगा। किस में जाएगा? संज्ञा में जाएगा, ध्यान रखना। और व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। तो ये तो विकारी शब्द हो गया। और यहां पर ये किसका काम कर रहा है? अविकारी का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? अविकारी। दौड़ता है क्रिया है, ये विकारी शब्द है। क्योंकि क्रिया किस में आता है? विकारी में आता है कि अविकारी में आता है? मैंने आपको चार्ट बनवा रखा है कई बार, और चार्ट में ये बना रखा है कि एक तो होते हैं विकारी शब्द, और विकारी शब्दों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं बोलो? एक तो संज्ञा आता है, और एक सर्वनाम आता है, और एक विशेषण आता है, और एक क्रिया आता है। ये तो रट गया होगा अब तो विद्यार्थी। कितनी बार बता देता हूं मैं, जब तक एक बार आपको कंप्लीट हिंदी पढ़ाता हूं ना तब तक कम से कम 20 बार लिखा देता हूं ये, कम से भी कम 20 बार। और इतनी बार में भी अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तो फिर जीवन में कभी नहीं हो सकता। भाई किसी टॉपिक को हम 20 बार पढ़ रहे हैं, और 20 बार में भी अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आपको उसको पढ़ना ही नहीं चाहिए, छोड़ देना चाहिए। सबसे बढ़िया तो वो काम है। अविकारी में कौन कौन से आते हैं? 5 आते हैं। कौन कौन से आते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। और विकारक शब्दों के अंतर्गत 6 आते हैं। कितने आते हैं? 6। और 6 कौन कौन से हैं? लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य और पुरुष। हो गए ना 6? इनकी वजह से जिसमें परिवर्तन हो जाता है, विकार हो जाता है, मतलब विकार का मतलब है परिवर्तन। परिवर्तन हो जाता है उनको विकारी कहते हैं, और जिनमें परिवर्तन नहीं होता उनको क्या कहते हैं? अविकारी कहते हैं। और अविकारी 5 होते हैं, और अभी अविकारी यानी कि अव्यय टॉपिक पे ही चर्चा कर रहे हैं हम, इसलिए मैंने इनका नाम नहीं लिखा है दोबारा। अब आपको सेंटेंस मैंने लिखा दिए। अब जितने भी सेंटेंस लिखाए हैं उसमें आपको ये छाटना है। पहली बात तो क्रिया कौन सी है, और क्रिया को छाटोगे तभी तो उसकी कोई विशेषता बताएगा, और विशेषता बताएगा उसी को हम क्रिया विशेषण बोलेंगे। अब क्रिया विशेषण को अलग अलग आधार पर पढ़ते हैं, जैसे अर्थ के आधार पर पढ़ते हैं, रूप के आधार पर पढ़ते हैं, प्रयोग के आधार पर पढ़ते हैं। तो अर्थ के आधार पर 4 होते हैं, और 4 अभी लिखा है आपको। एक तो काल बोधक होता है, एक स्थान बोधक होता है, और एक परिमाण बोधक होता है, और एक रीति बोधक होता है। तो आपने जो भी सेंटेंस लिखे हैं ना उसके ब्रैकेट में आपको अगर पहचान होगी उसकी, तो पहली बात तो क्रिया विशेषण को रेखांकित करोगे, और क्रिया विशेषण को रेखांकित करके लिखोगे भाई इसमें काल बोधक है, स्थान बोधक है, परिमाण बोधक है। तो इसमें जो क्रिया विशेषण छाटना है वो क्या छाटना है अपने को? तेज। अब बताओ ये तेज जो क्रिया विशेषण है, काल बोधक है, एक स्थान बोधक है, एक परिमाण बोधक है, एक रीति बोधक है। और मैंने आपसे कल एक बात बोली थी कि आप कोशिश करना काल बोधक, स्थान बोधक, परिमाण बोधक में उनको समाहित करने की, और अगर फिर भी आपसे एडजस्ट नहीं हो रहे इधर तो उसको किस में डाल देना? रीति बोधक में डाल देना। काल बोधक का पता करने के लिए क्रिया से पर्सन क्या करोगे? कब? यहाँ पे, कहाँ और किधर? अब ऐसा नहीं हमेशा आपको उत्तर ही मिलेगा, कभी कभी नहीं भी मिलता है। यहाँ पे क्या करेंगे? कितना, और यहाँ पे क्या करेंगे?
कैसे? अब चलो, रमेश तेज दौड़ता है। दौड़ता है क्रिया है, दौड़ता क्रिया से क्वेश्चन करो, कब दौड़ता है? कोई आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा है। कहाँ और किधर दौड़ता है? कोई आंसर नहीं आ रहा, क्योंकि स्थान को बताते हैं, ये भी ध्यान रखना आपको। परिमाण में कितना दौड़ता है नहीं, लेकिन कैसे दौड़ता है? कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो ये चल जाएगा रीतिबोधक में। लिख लिया? अगला वाक्य बोलो। है? वह ध्यान रखना, कभी दुग्ध लिखते हो आप तो छोटा ही, छोटा ऊ, दुग्ध में छोटा ऊ, और लेकिन केवल दूध लिखते हो तो बड़ा ऊ आएगा, ध्यान रखना। वो कैसा आएगा? बड़ा। वह दूध को घटा, घट, घटा घट ऐसे लिखते हैं, घटाघट पी गया। देखो, यहाँ पे दो क्रियाएं आ रही है, पीना और जाना। पी गया मतलब आप तो केवल इतना ध्यान रख लो, पी गया तो क्या है यहाँ पर? क्रिया। अब बताओ, इस क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? घटाघट। अब आपसे पूछा जाए, इस वाक्य में जो घटाघट शब्द है वो क्या है? क्रिया है, विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है, या अव्यय है? तो अव्यय है ना भैया, ये क्या है? अव्यय है। अव्यय में कौन? अव्यय तो 5 प्रकार के होते हैं या 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। तो उसमें से कौन सा है ये? क्रिया विशेषण। कौन सा है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में ज्यादातर जो भेद माने गए हैं वो अर्थ के आधार पर माने गए हैं। अब अर्थ के आधार पर कौन सा क्रिया विशेषण है? कैसे पी गया? घटाघट। और फिर भी तीनों में अगर सेट नहीं होता तो उसको रीति बोधक में डाल दो आप। तो ये किस में चला जाएगा? रीति बोधक। क्योंकि हम अव्यय पढ़ रहे हैं, अव्यय को रेखांकित करना जरूरी है, घटाघट को रेखांकित करना था इसमें। रीति बोधक क्रिया विशेषण। लेकिन मैं आपको डबल काम दे रखा हूं इसमें। डबल काम इसलिए दिया है कि पहली बात तो आपको अव्यय पहचानना है, और अव्यय पहचान के फिर ये बताना है इसमें अव्यय का कौन सा प्रकार है। नहीं तो मैं चाहता तो इसको घटाघट को रेखांकित करवा सकता था, तेज को रेखांकित करवा सकता हूं, यहाँ वहां इधर उधर को सबको रेखांकित करवा सकता था, लेकिन आप पहचानो खुद पहले। अगला वाक्य बोलो। सड़क पर ध्यान पूर्वक चलना चाहिए। अब बताओ इसमें क्रिया बताओ पहले तो। चलना चाहिए तो क्रिया हो गया। अब चलना चाहिए की विशेषता कौन बता रहा है? ध्यान पूर्वक। ध्यान पूर्वक को रेखांकित करना है आपको। तो अभी तक तो हम रेखांकित तक पहुंचे कि इसमें ध्यान पूर्वक अव्यय है। अब ये क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण में अर्थ के आधार पर कौन सा है? रीति है। क्यों? परिमाण में नहीं जाएगा, स्थान में नहीं जाएगा, काल में नहीं जाएगा, जो तीनों में नहीं जाता वो रीति में चल जाता है। और फिर क्वेश्चन और कर लो फिर एक बार, कैसे चलना चाहिए? ध्यान पूर्वक। तो ध्यान पूर्वक को रेखांकित कर लें आप, और ये भी रीति बोधक क्रिया विशेषण है। आगे बोलो। रमेश ने हाथों हाथ दे दिया। तो दे दिया तो क्रिया। अब बताओ कैसे दे दिया? हाथों हाथ, ये भी रीति बोधक। हाथों हाथ को रेखांकित करना है आपको। हाँ और बोलो। सीता धीरे धीरे चलती है। तो चलती है तो क्रिया। अब क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है यहाँ पे? धीरे धीरे। तो ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। और अर्थ के आधार पर कौन सा क्रिया विशेषण? ये भी रीति बोधक। जैसे शुरुआत में रीति बोधक के उदाहरण लिखा है मैंने। आगे बोलो। हैं? सुरेश फटाफट बोलता है। कैसे बोलता है? फटाफट को रेखांकित करो। बोलता है क्रिया है, और फटाफट क्रिया विशेषण है, अव्यय है, और कौन सा है? रीति बोधक। आगे बोलो। हैं? सड़क पर मत खेलो। ओके ओके। सड़क पर मत खेलो। सीताराम बताएगा। क्रिया बता। हैं? ये तो क्रिया हो गया। अव्यय बता।
मत अव्यय, चलो मान लेता हूं एक बार अव्यय। अब बता, जो क्रिया की विशेषता बताता रहा वो क्या है? क्रिया विशेषण। तो कौन सा क्रिया विशेषण अर्थ के आधार पे है? आपने पहचान लिखी ना, बताओ किस में जाएगा? रीति में क्यों जाएगा? है स्थान में? मैंने चार ही बताए हैं आपको, मैं निषेध और निश्चय वो तो बता ही नहीं रहा हूं आपको, मैंने चार ही आपको क्रिया विशेषण के अर्थ के आधार पर भेद बताए हैं। काल बोधक, स्थान बोधक, परिमाण बोधक और रीति बोधक। तो देखो काल में नहीं जा रहा, स्थान में नहीं जा रहा। अब आप सोच रहे हो सड़क पर मत खेलो, इसलिए वो सड़क, सड़क को रेखांकित थोड़ी करवा रहा है वो। यहाँ पे ये है कि ये अव्यय है कि ये सड़क? तो सड़क क्या है? सड़क क्या है? अरे सड़क क्या है? विकारी क्या है? विकारी पहले तो बताओ, विकारी में क्या है? संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। संज्ञा है ना, किसी स्थान का नाम है, जाति बोधक या जातिवाचक, तो भाई ये रीति बोधक में जाएगा। और रीति बोधक मैंने बताया आपको। यहाँ पे देखो कैसे खेलो, ये मत नहीं, इससे आंसर नहीं आएगा। लेकिन मैंने कहा था जब तीनों में नहीं जाता है तो वो सेंटेंस किस में चल जाएगा? रीति में चला जाएगा। ये भी रीति बोधक का है। आगे बोले, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, क्रिया बताओ। जाऊंगा क्रिया है, मैं क्या है यहां पर? एक मिनट रुको, मैं नहीं जाऊंगा। अब बताओ, मैं नहीं जाऊंगा, तो जाऊंगा तो क्या है? क्रिया, यानी कि विकारी शब्द है। मैं क्या है? सर्वनाम है। क्या है? यानी कि विकारी शब्द। ओ हाँ, सही सही सही, ये भी विकारी शब्द है। लेकिन नहीं क्या है? ये अव्यय है। ये क्या है? अव्यय। अब कौन से अव्यय में रखें इसको? क्रिया विशेषण में तो रख रहे हैं, लेकिन क्रिया विशेषण में किस में रखेंगे? रीतिबोधक में जाएगा। तीनों में नहीं जा रहा तो रीतिबोधक में रख दो इसको। लिखा है मैंने नोट डलवा के आपको। आगे बोलो, रमेश अवश्य आएगा। हाँ, खुशबू, दूसरी खुशबू कहाँ है? आई नहीं आज। क्या लिखा है? अवश्य को रेखांकित कर लो आप। अब देखो, जो अवश्य है ना, ये रीतिबोधक में जाएगा। आगे बोलो, काला घोड़ा तेज दौड़ता है। काला को रेखांकित करो। किसको? को। काला घोड़ा तेज दौड़ता है। देखो एग्जामिनर है, उसके पास पूरा सिलेबस होता है। चलो हम तो अभी आपको पढ़ा रहे हैं इसलिए केवल टॉपिक टू टॉपिक बात कर सकते हैं। लेकिन एग्जामिनर के पास कोई क्राइटेरिया है क्या? नहीं है ना। कई बार तो आउट ऑफ सिलेबस भी दे देता है वो, एक दो क्वेश्चन तो दे ही सकता है घुमा फिरा के। बाकी आजकल के एग्जाम में चलो ये तो इतना तो ठीक है, तो जो आपके सिलेबस में होता है वही पूछते हैं। आउट ऑफ सिलेबस ना के बराबर पूछते हैं। पहले सिलेबस जारी कर देते थे और पूछते अलग ही थे, मतलब बच्चा सिलेबस के अनुसार पढ़ता रहता था और एग्जाम में अलग ही सवाल आ जाते थे। आजकल ऐसा नहीं होता है। चलो, अब उसने रेखांकित करके दिया काला को। किसको? काला को रेखांकित करके दिया। अब बताओ कल कौन नहीं आया था आप में से? आप नहीं आए तो आपसे क्वेश्चन नहीं करूंगा। और तुम दोनों भी नहीं आए थे, और आप भी नहीं आए थे। ठीक है, हाँ भाई, ये शर्ट वाला, इधर वाला, बस। बोल दो आधा एक घंटा लगेगा। हाँ, अब देखो, आप आए थे ना सन्नू बहन जी। अब जो यहाँ काला शब्द है, ये कौन सा अव्यय है? 5 विकल्प दे रहा हूं आपको। काला शब्द में कौन सा अव्यय है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। एक आंसर करना है आपको।
5 विकल्प दिए मैंने आपको, कितने दिए? काला शब्द में कौन सा अव्यय है? हैं? संबंध बोधक। हाँ सिमरन बता। 5 विकल्प दिए ना, विकल्प तो बता दो। हाँ खुशबू तू बता। क्रिया विशेषण, हाँ। आस्था बहन जी बताओ। नहीं आता? संबंध बोधक। हाँ लक्ष्मी। संबंध बोधक, वेरी गुड। रोहन बताओ, काला शब्द में कौन सा अव्यय है? 5 अव्यय होते हैं ना, 4 भी होते हैं, 5 भी होते हैं, बताओ कौन सा है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात, बोलो। संबंध बोधक, हाँ पीछे दीपू। अरे भाई मैंने बोला 5 में से क्रिया विशेषण बता रहे हो आप। हाँ कुशराज बता। हाँ मनोज। संबंध बोधक, हाँ सीताराम। क्रिया विशेषण नहीं है, ये केवल विशेषण है, यानी विकारी शब्द है। आप है ही नहीं अव्यय, जबरदस्ती अव्यय के भेद बता रहे हो। तो ये अव्यय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो ये विशेषता किसकी बता रहा है? घोड़ा की बता रहा है। तो घोड़ा एक संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है? काला। ये विशेषण है। ये क्या है? विशेषण है। दौड़ता है क्या है? क्रिया। अगर वो तेज को रेखांकित करता तो ये क्रिया विशेषण है ना? क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण में भी कौन सा है ये? अर्थ के आधार पर रीति बोधक। मतलब आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा अभी तक। अब उस कंसेप्ट क्लियर क्यों नहीं हो रहा, उसके पीछे क्या कारण है, उसकी गहनता से जांच करेंगे एक बार। बाकी कुछ न कुछ सिस्टम में तो कमी है, या तो पढ़ाने में कमी है, या पढ़ने में कमी है, या रिवीजन नहीं कर रहे हो, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है मामला, या पहले से कुछ भी नॉलेज नहीं है। कई फैक्ट काम करते हैं इसमें। आगे बोलो। वह हमारी बातें ध्यान पूर्वक सुन रहा था। तो इसमें क्रिया बताओ। सुन रहा था तो क्रिया है, क्रिया विशेषण ध्यान पूर्वक। ध्यान पूर्वक को रेखांकित कर लो। कैसे सुन रहा था? ध्यान पूर्वक, ये रीति बोधक में चला जाएगा। किसमें जाएगा? रीति बोधक के अंतर्गत जाएगा। आगे बोले आप। हैं? रमेश ऊपर बैठा है। अब देखो, एक तो आता रमेश छत के ऊपर बैठा है, तो इसमें अव्यय चेंज हो जाता, इसमें संबंध बोधक चला जाता, ध्यान रखना। लेकिन अभी मैंने संबंध पढ़ाया नहीं, तो चर्चा नहीं कर रहा हूं। क्या लिखा आपने? रमेश ऊपर बैठा है। अब देखो, बैठा है क्या है? क्रिया है, और ये इसका क्रिया विशेषण है। ये क्या है? क्रिया विशेषण है। अब क्रिया विशेषण तो अर्थ के आधार पर अलग अलग 4 प्रकार के होते हैं। अब उसमें से बताओ कौन सा जाएगा? ये स्थान बोधक में जाएगा। और स्थान बोधक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? ऐसे क्रिया विशेषण के शब्द जो क्रिया की स्थान से संबंधित विशेषता बताते हैं, या फिर क्रिया से कहाँ और किधर प्रश्न करने पर, ऊपर नीचे बाहर भीतर, अगर ऐसे मिलते हैं आपको, तो वहां पर स्थान बोधक क्रिया विशेषण होता है। तो आप इसको रेखांकित कर लो ऊपर को, और ऊपर को रेखांकित करके ऐसे लिख सकते हो, स्थान बोधक क्रिया विशेषण। कौन सा है? स्थान बोधक क्रिया विशेषण। हो गया ना? आगे बोलें। सीता पर्याप्त खाती है। एक मिनट। सीता, पर्याप्त का मतलब होता है अधिक। पर्याप्त खाती है। देखो, खाती है क्या है? क्रिया। और मैं कह रहा हूं ये जो पर्याप्त है ना, ये क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्या है ये? क्रिया विशेषण। अब अर्थ के आधार पर बताओ कौन सा क्रिया विशेषण होगा? है परिमाण, नाप तोल के खाती है। परिमाण बोधक। अब परिमाण बोधक के कितने सारे उपभेद बताए मैंने आपको?
कितने लिखे थे आपने? 5 लिखे थे ना। परिमाण बोधक के 5 उपभेद लिखे हैं आपने। अधिकता बोधक, न्यूनता बोधक नहीं लिखा क्या? तो ये किस में जाएगा बताओ? पर्याप्त बोधक में चला जाएगा। और पर्याप्त बोधक विकल्प में ना मिले तो अधिकता बोधक में चला जाएगा। इसमें चल जाएगा अधिकता बोधक में। तो कोई फिक्स नहीं होता कि उनके कितने भेद होते हैं, इसलिए। चलो आगे बोलो। मैं थोड़ा खाता हूं क्रिया, थोड़ा क्रिया विशेषण, और वो भी कौन सा? परिमाणवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। थोड़ा को रेखांकित कर लो। आगे बोलो। हैं? एक मिनट, इसको तो लिखना पड़ेगा। मैदान में लोग काफी, कॉफी नहीं, काफी आए। दूसरा क्या लिखा आपने? मैदान में काफी लोग, क्या चेंज किया मैंने इसमें? केवल काफी को एक बार तो पहले लिख दिया, एक बार बाद में लिख दिया। एक मिनट, ये क्या है यहां पर? क्रिया। और इस क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? काफी। तो ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा ये। देखो, ये क्या आए? क्रिया। और क्रिया के जस्ट पहले आना चाहिए क्रिया विशेषण। यहां पे क्या आ रहा है? संज्ञा शब्द आ रहा, लोग, जातिवाचक संज्ञा है। ये संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। और काफी जो शब्द है ना, ये आय की विशेषता नहीं बताकर लोगों की विशेषता बता रहा है। किसकी बता रहा है? मतलब किसकी विशेषता बता रहा है? संज्ञा शब्दों की बता रहा है। और संज्ञा की विशेषता बताएगा उसको क्रिया विशेषण नहीं कहकर विशेषण कहते हैं। तो दोनों में ही आपको काफी को रेखांकित करना है। ऊपर वाले वाक्य में तो काफी क्रिया विशेषण है, और नीचे वाले वाक्य में काफी विशेषण है। क्या है? विशेषण। बात करें आगे हम कि इसमें जो क्रिया विशेषण है, तो क्रिया विशेषण का कौन सा भेद अर्थ के आधार पर? बताओ। स्थान बता रहा है, स्थान को बोध करा रहा है। परिमाण का, तो परिमाण बोधक में जाएगा। किसमें जाएगा? परिमाण बोधक। भाई ये अब टॉपिक है, कौन सा है? जो कि बहुत सरल टॉपिक अगर मानो तो, और नहीं मानो तो बहुत कठिन भी है। इस टॉपिक को बहुत ही पॉजिटिव सोच के साथ पढ़ना होता है। थोड़ा सा कि अगर नेगेटिव थॉट लेके आगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर तो घूमते रहोगे। फिर तो आप कहोगे सर क्रिया विकारी, विशेषण भी विकारी, क्रिया विशेषण है विकारी, कैसे हो रहा है? उलझते रहोगे फिर। आगे बोलें। इस बार मेले में कई लोग आए, कई को रेखांकित करो। अब बताओ, ये विशेषण है क्रिया विशेषण है? विशेषण है, क्रिया विशेषण नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों की विशेषता बता रहा है ये, तो ये विशेषण हो गया। तो जब विशेषण हो गया तो यहाँ तो टॉपिक ही चेंज है, ये तो चर्चा करने से कोई औचित्य नहीं है। अगला वाक्य बोलो। इस बार, जी कैसे लिखा आपने? इस बार, तो इससे पहले वाले में क्या लिखा था? नहीं नहीं नहीं, वापिस रुको, मैं लिखता हूँ। हाँ, एक मिनट वापस बोलना भाई, क्या लिखा है? इस बार मेले में कई लोग आए, ये लिखा ना? ये तो पहला वाक्य है। दूसरा कौन सा लिखा था? इस बार, फिर क्या मतलब निकला? ये तो दोनों विशेषण हो गया भाई। दोनों में कई को रेखांकित करके विशेषण लिख लो आप। दोनों में क्या है? विशेषण। चलो एक और वाक्य लिखा देता हूं इनके समतुल्य। लिखो, इस बार मेले में, इस बार मेले में लोग कई बार आए। इस बार मेले में लोग
कई बार आए, फिर कई को रेखांकित करना है, और ये क्रिया विशेषण है। और किसको इंगित कर रहा है ये? परिमाण बोधक को। हाँ, रमेश बिल्कुल थक चुका है। क्रिया बताओ पहले तो इसमें है। देखो, थक चुका तो क्रिया है, रमेश बिल्कुल थक चुका, ये लिखा ना। हाँ, तो थक चुका क्रिया है, और बिल्कुल शब्द है क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण। अब बताओ कौन सा क्रिया विशेषण है? अर्थ के आधार पर कौन सा है? परिमाण में। परिमाण में जाएगा। परिमाण में जाएगा कैसे? परिमाण में पहचान लिखाई कि मैंने आपको बिल्कुल लिखवाई, तो किस में क्यों जाएगा परिणाम में बताओ? हाँ, मतलब उसकी मात्रा को बता रहा है एक प्रकार से। बिल्कुल। बिल्कुल का मतलब पूर्ण रूप से है ना। रमेश उधर रहता है। रहता है तो क्रिया हो गया। अब बताओ कहाँ रहता है? उधर। तो कहां से आंसर आ रहा है? तो स्थान बोधक। उधर को रेखांकित कर लो, स्थान बोधक कर लो। आगे बोलो। सीता यहां बैठी है। कहां बैठी है? यहां को रेखांकित कर लो, और यहां पर स्थान बोधक क्रिया विशेषण। स्थान बोधक क्रिया विशेषण। कॉलेज जाने के लिए दाएं मुड़ना। किधर मुड़ना? दाएं। आंसर आ रहा ना, तो किधर, सॉरी, दाएं को रेखांकित कर लो, और ये स्थान बोधक। क्यों? कॉलेज तो एक संज्ञा शब्द है ना। आगे बोलो। और एक वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं भी आ सकती, और जो शुरुआत में आती है वो असमापिका क्रिया होती है। आ रही है ना बीच में? असमापिका क्रिया। लास्ट में क्रिया जो आ रही है वो समापिका क्रिया है। आगे बोलो। रमेश प्रतिदिन खेलता है। प्रतिदिन को रेखांकित करो। प्रतिदिन को रेखांकित कर लें। अब बताओ प्रतिदिन जो है ये कौन सा क्रिया विशेषण है? काल को इंगित कर रहा है। प्रतिदिन रोजाना। प्रतिदिन काल बोधक। आगे बोलो। रमेश बहुधा घूमने जाता है। अब बहुधा कोई जगह का नाम तो है नहीं, एक प्रकार से काल को, समय को इंगित कर रहा है। काल बोधक। पूजा बार बार चिल्ला रही थी। बार बार चिल्ला रही थी, बताओ है परिमाण में। हाँ, बार बार किस में जाएगा बताओ? परिमाण में जाएगा। परिमाण में नहीं जाएगा। हाँ भाई, पूजा बार बार चिल्ला रही। काल में लिखा है होगा मैंने, बारंबार, पुनरावृत्ति वाले में जाएगा। काल बोधक में जाएगा ये। आगे बोलो। रश्मि लक्ष्मी सदैव पढ़ती है। हाँ, किस में जाएगा? सदैव को रेखांकित करो, काल बोधक। सुनो सुनो, एक चलो इसको तो मैं करवा दूंगा। मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन ये है, सीता आगे खड़ी है। सीता आगे खड़ी है। आगे खड़ी है। सीता आगे आई, जैसे दौड़ में आगे नहीं आती है,
आगे आने का मतलब पहले आई। सीता आगे आई। अब बताओ ये जो आगे शब्द है ना, किस में जाएगा? स्थान में जाएगा, काल में जाएगा? क्यों, समय को नहीं बता रहा? चलो उसमें तो स्थान को बता रहा, भाई आगे खड़ी है, जैसे कोई खड़ी है उसके आगे खड़ी है। लेकिन आगे आई, ये किसको बता रहा है? आगे पीछे, देखो ये दोनों में जाता है, स्थान में भी जाता है, काल में भी जाता है, डिपेंड करता है उसने 4 विकल्प कौन से दिए। आप खुद ही देख लो ना। भाई अगर जैसे आप दौड़ रहे हो, अगर पहले आप आगे, तो वो समय को इंगित कर रहा है, तो आगे आए ना आप, ठीक है। लेकिन आप आगे खड़े हैं, तब स्थान को बता रहा है। तो ये थोड़ा सा कभी ऐसे आ जाए ना, तो अगर आपको पहचान मैंने काल में लिखाई है, तो स्थान में भी जा सकते हैं वो उदाहरण कुछ, तो थोड़ा ध्यान रखना। आगे बोलो। सीता आज आएगी। आएगी क्रिया, कब आएगी? आज को रेखांकित कर लो, तो आज है काल बोधक क्रिया विशेषण। आगे बोलो। मैं अभी अभी आया, क्या अभी आया? मैं अभी अभी आया हूं, कब आया हूं? अभी अभी को रेखांकित कर लो, कालबोधक किसमें जाएगा? कालबोधक में जाएगा। आगे बोलें। मैं परसों जाऊंगा, कब जाऊंगा? परसों को रेखांकित करें, परसों में कौन सा होगा? कालबोधक। वह नित्य घूमने जाता है, नित्य मतलब हमेशा, सदैव, तो कालबोधक नित्य को रेखांकित कर लो। आगे बोलो। वह हर रोज जाता है, वही काल को इंगित कर रहा है, हर रोज को रेखांकित करो, हर रोज प्रतिदिन बात एक ही है। मामा जी बाहर घूम रहे, कहाँ घूम रहे हैं? बाहर को रेखांकित करो, स्थान बोधक। अंदर घूमे, बाहर घूमे, ऊपर घूमे, नीचे घूमे, सब काल बोधक, नहीं सॉरी, स्थान बोधक। ईश्वर सर्वत्र, सर्वत्र का मतलब सब जगह, स्थान को बता रहा है, स्थान बोधक सर्वत्र। दूसरी जगह रहने लग गया तो उसको आता है अन्यत्र, मतलब स्थान बोधक। कैसे आ गया? रीति बोधक, अचानक को रेखांकित कर लो, रीति बोधक। कैसे गिर गई? अचानक को रेखांकित कर लो, रीति बोधक। हो गया ना? ठीक है विद्यार्थियों। देखिए हम क्रिया विशेषण पढ़ रहे हैं, क्रिया विशेषण में अर्थ के आधार पर कंप्लीट हो गए हैं। इसके आधार पर कंप्लीट हो गए ये, अर्थ के आधार पे। अब हम लिखेंगे प्रयोग के आधार पे या फिर रूप के आधार पे। रूप के आधार पे कौन कौन से होते हैं? मूल, यौगिक और कारणीय स्थानीय बोधक। और प्रयोग के आधार पे साधारण, संयोजक और अनुबद्ध। हेडिंग डालो आप। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। देखो इनमें जो नियम बताऊंगा वो 100% लागू नहीं होंगे, पहले बता देता हूं। मेरी वजह से नहीं, वैयाकरणों की वजह से ये। और इसमें पहला लिखो, साधारण क्रिया विशेषण। पहला कौन सा है? साधारण क्रिया विशेषण। दूसरा लिखो, संयोजक क्रिया विशेषण। और तीसरा लिखो, अनुबद्ध क्रिया विशेषण। तीनों लिख सकते हो आप।
देख लिया। पहला लिखो साधारण क्रिया विशेषण। पहला लिखो साधारण क्रिया विशेषण। लिखो जिन क्रिया विशेषण का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता हो, स्वतंत्र रूप से किया जाता हो, उन्हें साधारण क्रिया विशेषण कहते हैं। उन्हें साधारण क्रिया विशेषण कहते हैं। उन्हें साधारण क्रिया विशेषण कहते हैं। लिख लिया। उदाहरण लिखो। तुम कल कहाँ गए थे? तुम कल कहाँ गए थे? तो कल को रेखांकित करो। वह परसों आएगा। अब अर्थ के आधार पर जो पहचान बताई उसको भूल जाना। वह परसों आएगा, परसों को रेखांकित करो। तुम कहाँ रहते हो? कहाँ को रेखांकित करें? लिख लिया। सुरेश जल्दी आ जाओ। सुरेश जल्दी आ जाओ, जल्दी को रेखांकित करो। मतलब इनकी कोई निश्चित पहचान और नहीं है। बेटा जल्दी जाओ, जल्दी को रेखांकित कर लो। अब लिखो आप दूसरा संयोजक क्रिया विशेषण। संयोजक क्रिया विशेषण लिखो। क्रिया विशेषण के ऐसे शब्द, क्रिया विशेषण के ऐसे शब्द जो किसी उपवाक्य से संबंध रखते हो, जिससे उपवाक्य से संबंध रखते हो, उन्हें संयोजक क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब ऐसे अव्यय शब्द या ऐसे क्रिया विशेषण के शब्द जिनका संबंध किसी उपवाक्य से होता है, तो उनको क्या कहते हैं? संयोजक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण लिखो। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो जहां और वहां को रेखांकित कर लेना। लिख लिया। लिखो। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसमें अब और जब को रेखांकित कर लेना। ये संयोजक का काम कर रहा है ना। देखो जहां अभी समुद्र है, जहां अभी समुद्र है वहां कभी जंगल था। वहां किसी समय क्या था? जंगल था। तो जहां और वहां को रेखांकित कर लो। लिख लिया। लिखो। जहां तुम बैठे हो वहां कभी मैं भी बैठा करता था। जहां तुम बैठे हो वहां कभी मैं भी बैठा करता था। तो जहां और वहां हो जाएगा। जहां और वहां को रेखांकित। तीसरा लिखो अनुबद्ध क्रिया विशेषण।
हो सकते हैं, मतलब इनका कोई क्राइटेरिया नहीं है। नहीं, ये अलग है, ये तो भी तो निपात में जाएगा। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि एक वाक्य में एक से अधिक अव्यय आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। वो डिपेंड करता है किसको रेखांकित करवा रहा है और क्या पूछ रहा है वो। मतलब जो अपने चार विकल्प आते हैं ना, उसमें देखो मतलब कोई ऐसे चार विकल्प तो दे नहीं सकता जिसमें कंप्लीट अव्यय के बारे में पूछ ले वो तो कुछ पार्ट के बारे में पूछेगा ना, तो उसी हिसाब से हमें छांटना होता है फिर। देखो, ये तो निपात में जाएगा ना। क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, जहां मैंने आपको रेखांकित कराया केवल शब्दों को रेखांकित कराया है, और अव्यय जो टॉपिक है ना, वो शब्द स्तर का टॉपिक है। पूरा वाक्य में तो कुछ भी दे सकता है वो। भाई किसी वाक्य में तो कुछ भी दे सकता, वाक्य थोड़ी पढ़ा रहा हूं मैं आपको, मैं तो शब्द पढ़ा रहा हूं, लेकिन उस शब्द को वाक्य में प्रयोग करके दे रहा हूं। संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, क्रिया हो, अव्यय हो, ये सब शब्द है कि नहीं? शब्द शब्द स्तर के टॉपिक है। अगर आपको अकेला शब्द भी दे सकता है वो, अकेला शब्द अगर नहीं देता है तो फिर वो वाक्य में प्रयोग करके देगा। वाक्य में प्रयोग करके देखेगा तो उस शब्द को रेखांकित करके देगा वो कि भाई ये क्या है। और नहीं भी देगा तो फिर पूछेगा कि इसमें जैसे साधारण क्रिया विशेषण का शब्द कौन सा है, और शब्द का वाक्य में प्रयोग हो जाए तो पद भी लिख सकता है वो शब्द की जगह पे, और वो पद की जगह शब्द भी लिख सकता है। हाँ, अनुबद्ध क्रिया विशेषण देखो, जिन क्रिया विशेषणों का प्रयोग, जिन क्रिया विशेषणों का प्रयोग, जिन क्रिया विशेषणों का प्रयोग अवधारणा ब्रैकेट में निश्चय, अवधारणा का मतलब क्या है? निश्चय के लिए, अवधारणा ब्रैकेट निश्चय के लिए किसी शब्द के साथ होता है, किसी शब्द के साथ होता है तो उसे अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहते हैं। अब देखो ये परिभाषा आपके समझ में नहीं आई होगी। मतलब ऐसा क्रिया विशेषण का शब्द जो किसी की अवधारणा के बारे में बताता हो, किसके बारे में? अवधारणा के बारे में बताता हो, उसे क्या कहते हैं? अनुबद्ध क्रिया विशेषण। लिखो, पहचान लिखो इसकी पहचान। अब वहां पे विचारधारा से लिया गया, यहाँ निश्चय, निश्चय से लिया गया है। यहाँ पर पहचान लिखो, लिखो वाक्य में तक, भी, तो, तक, भी, तो इत्यादि शब्द मिलेंगे। भर थोड़ी लिखा है, तक भर, तक भर भी तो इत्यादि शब्द मिलेंगे। उदाहरण लिखो, देखो विद्यार्थियों, मैं एक सामान्य वाक्य बोल रहा हूं, मैंने उन्हें देखा नहीं, मैंने उन्हें देखा नहीं, और एक आता मैंने उन्हें देखा तक नहीं, तो दोनों में अंतर आया। मतलब एक प्रकार से बल दिया जा रहा है, एक प्रकार से ये कह सकते हैं हम तो उसकी निश्चितता का बोध करा रहा है कि मैंने नहीं देखा है। एक तो होता है मैंने नहीं देखा है, और मैंने देखा तक नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं देखा मैंने। देखो उदाहरण लिखो, मैंने उसे देखा तक नहीं, तक को रेखांकित करो। तक यहाँ पे अव्यय है, तक क्या है? अव्यय। और कैसा अव्यय? क्रिया विशेषण। और प्रयोग के आधार पे कौन सा है? अनुबद्ध क्रिया विशेषण। देखो ये तो बड़ी विचित्र बात है, यह एक सामान्य से बोल सकता था ये बड़ी विचित्र बात है, बोल सकता था ना, लेकिन उसने लिखा यह तो बड़ी विचित्र बात है, यह तो बड़ी विचित्र बात है। कई बार जैसे बर्थडे कोई केक काटने वाले होते हैं तब बोलते हैं भाई आपके आने की देरी है, लेकिन अगर बोलता
आपके आने भर की देरी है, आपके आने भर की देरी है। तो लिखो आपके आने भर की देरी है। भर को रेखांकित करें। देखो देखो, एक तो आता अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन अगर वो बोले अब मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, लिखो अब मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। भी को रेखांकित करो। ठीक है विद्यार्थियों, तो मैंने पहले ही बताया था आपको, आपको केवल ध्यान देना है तो क्रिया विशेषण में अर्थ के आधार पर ध्यान देना है। इसको तो जितना डीप पढ़ सको पढ़ लेना, ये तो सामान्य सी बातें आ जाती है इनमें। तो प्रयोग के आधार पे हो गया। प्रयोग के आधार पर केवल नाम नाम याद रख लेना, साधारण, संयोजक और अनुबद्ध। अनुबद्ध को हम अवधारणा बोधक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं अनुबद्ध को? अवधारणा बोधक भी मिल सकता है आपको, ब्रैकेट में अवधारणा बोधक लिख लेना, अवधारणा बोधक। अब देखिएगा, अब कौन सा बचा है? रूप के आधार पर बचा है, तो हेडिंग डालो आप, रूप के आधार पर क्रिया विशेषण। किसके आधार पर? देखिए ये अर्थ के आधार को पढ़ने में तो 2 दिन लग गए, और इनको 15 मिनट के हैं मात्र, छोटे छोटे टॉपिक है। तो कोई टॉपिक ज्यादा समय लेता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको ज्यादा समय देना पड़ता है। और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उनके, अभी इसमें पीएचडी करने से क्या मतलब है? ना तो सवाल आ रहा, ना समझ में आ रहा, ना तो एग्जाम में सवाल भी नहीं पूछे जाते यहाँ से। लेकिन फिर भी ठीक है, पूरा टॉपिक पढ़ रहे, कोई तुम्हारा साथी गलती से कोई क्वेश्चन पूछ ले, बता क्रिया विशेषण प्रयोग के आधार पर कौन कौन से होते हैं। आजकल नेगेटिव सोच के लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, और जीवन में अगर सफल होना है तो जहां भी आपको नेगेटिव एनर्जी मिले तुरंत गायब हो जाओ वहां से। चाहे वो अपने फैमिली का कोई मेंबर हो, चाहे अपना कोई यार दोस्त हो, कोई भी हो, जिससे भी आपको नेगेटिव एनर्जी मिलती है भाग जाओ। उसको तो नहीं भगा सकते हो आप, खुद तो भाग सकते हो वहां से। और ज्यादातर नेगेटिव एनर्जी कहाँ मिलती है? चाय की थड़ियों पे, यहाँ ज्यादा मिलती है। अरे यार 1000 ही पोस्ट आई है, 1000 में राजस्थान तो कितना बड़ा है। राजस्थान की पॉपुलेशन कितनी है? 6,85,48,437, ये राजस्थान की पॉपुलेशन है। और सब इंस्पेक्टर की भर्ती कितनी आई है? 1015। हमारा नंबर कैसे आएगा? और हमें तो एक चाहिए ना भाई। हमें क्या मतलब 1015 भी नहीं आती, एक ही आ जाती बहुत थी। चलो, क्या लिखा रहा था मैं, भुला दिया तुमने। रूप के आधार पे, रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। कितना अच्छा होता तुम्हें केवल अर्थ के आधार पे पढ़ा देते, तो अब वे पूरा समझ में आता रहता है, अरे बिल्कुल मजा आ रहा है। लेकिन जैसे ही इनका नाम लेते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाता है, ये तो गड़बड़ हो गया पूरा ही मामला। हिंदी इतनी कठिन है क्या? पहले तो सोचते हिंदी तो बहुत सरल है, पढ़ लेंगे क्या है। पर जब हिंदी को पढ़ते हैं ना, तब पता लगती है हिंदी कितनी कठिन है, कितनी सरल है। भाई सामान्यतः हिंदी मीडियम के बच्चे क्या मानते हैं? हिंदी कठिन है। इंग्लिश मीडियम वालों ने तो साफ धारणा रख रखी भाई हिंदी कठिन है। लेकिन हिंदी मीडियम वाले केवल गलतफहमी के शिकार है, हिंदी पढ़ लेंगे क्या है, यही सोचते हैं ना हिंदी वाले। बताओ सोचते हैं कि नहीं सोचते हो? और आप खुद बताइए, कॉलेज और स्कूल में आपने कभी हिंदी को वेटेज दिया? अरे स्कूल वाले भी नहीं देते, स्कूल वाले भी 8वां पीरियड रखते हैं लास्ट में हिंदी का। रखते कि नहीं रखते? मतलब वहां भी इसके साथ भेदभाव हो रहा है। मतलब उनकी सबकी नजर में हिंदी एक सरल विषय है, और इसलिए उसको 8वां पीरियड रखते हैं। और जो एक शिक्षण जो विद्या होती है उसमें यही कह रखा है, इसमें बता भी यही रखा है कि भाई आपका जो मैनेजमेंट है उसमें जो सरल सब्जेक्ट होते हैं उनको लास्ट में रखो, और जो कठिन होते हैं पहला पीरियड रखेंगे, गणित का या साइंस का या अंग्रेजी का। हाँ। तो दिमाग खराब तो वहां से हो गया तुम्हारा। और हिंदी तक तो सरकारी स्कूल है तो बच्चे तो भाग ही जाते हैं। हाँ,
तो कठिन होता है तो वैसे भाग जाते हैं, सरल होता है तो वैसे भाग जाते हैं। तो पूरे जो 4-5 घंटे जितने भी क्लास लगती है पूरे कोई लेते तो ही नहीं है। देखो जिसको भागना है ना, आप कोई सी भी क्लास लगा दो वो भागेगा। जिसको नहीं पढ़ना है ना, सही बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे मैं जब पढ़ता था ना, तो हमारा जो क्लास टीचर होता है, क्लास टीचर पहली क्लास में आता है, मतलब पहले पीरियड में आता है हाजिरी वाजिरी लेना। वो चौथे पीरियड में आता है बेटा। भाई पहले में तो जाना पड़ेगा, तो पहले में तो पीटीआई वीटीआई जूत मारते थे उस समय, तो वो जाना पड़ता था। अब पहले में अगर क्लास में घुस गए तो मास्टर एक जा रहा दूसरा आ रहा दूसरा आ रहा, जा ही नहीं, निकल ही नहीं सकते। ज्यादा ज्यादा बच्चों को रेस्ट कब मिलेगा, रेस्ट में मिलेगा, बीच में लंच होगा तभी भाग सकता है वो। अब बेटा वो आता कितने बजे, वो जो एक चौथा पीरियड होता है ना लंच से पहले, उसमें आता, 8 पीरियड होते थे टोटल। अब उसमें हाजिरी नहीं लेता, हाजिरी कब लेता, लंच के बाद में। मतलब 2 बार आता वो क्लास टीचर। उसको पता है भाग जाएंगे, लंच बाद में रुकेंगे नहीं कोई भी। अब बताओ, लेकिन बच्चे तो बड़े होशियार है, चौथे पीरियड में जाते डायरेक्ट, कई बार तो चौथे पीरियड में जाते। भाई ज्यादा ज्यादा मास्टर पूछता कहाँ से आया, इधर प्रिंसिपल ने बुलाया उधर से आ रहा हूँ। अब बार बार प्रिंसिपल से तो पूछने जाएगा नहीं वो बच्चे कहते सर ये तो आया ही अभी, बात एक अलग है। सरकारी स्कूल में बहुत मजे होते हैं वैसे। प्राइवेट में तो सुबह 7 बजे गए बंद कर दिया, फिर वापस वही 1-2 बजे निकलोगे। रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद लिख लिया। अब बताओ इसके आधार पर कौन कौन से होते हैं। अरे बोलो रे। मूल क्रिया विशेषण, मूल क्रिया विशेषण। एक तो ये होता है यौगिक क्रिया विशेषण। बच्चों का माइंड बिल्कुल सेट करके भेजते हैं, और फिर मार्केट के कई ऐसे अननेसेसरी वाले स्रोत मिलते हैं आपको, वो और कंफ्यूज कर देते हैं रहते पहते। समझे नहीं हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। भाई मैंने कोशिश की है कि सारा इसका कंसेप्ट क्लियर करूँ आपको, रूप के आधार पर भी बताऊं, प्रयोग के आधार पर भी बताऊं, और अर्थ के आधार पर भी बताऊं, अर्थ के आधार पर और भेद कौन से होते हैं वो भी बताऊं। लेकिन मार्केट का कोई ऐसा स्रोत उसने चौथा भेद बता दिया तो इसका फिर आपका माथा खराब, सर ने तो 3 ही बताए। या तो सर गलत है या वो स्रोत गलत है। सर तो गलत ही होते हैं हमेशा, स्रोत ही सही होते हैं। मतलब जीता जागता कोई उदाहरण सामने खड़ा है उसके ऊपर विश्वास नहीं करोगे, और एक वो निर्जीव वस्तु है पुस्तक है उस पर विश्वास कर लेते हो। उसको लिखा तो किसी मानव नहीं है। मैं मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ, किसी के भी लिए बता रहा हूँ आपको। यौगिक के बाद में क्या लिखा है, कारण, नहीं तो फिर स्थानीय क्रिया विशेषण। और लास्ट में इसका पूरे का एक चार्ट बनाना बड़ा सा, कारण या स्थानीय क्रिया विशेषण लिख लो। हटो साइड में, लिख लिए सबने। वेरी गुड, बहुत फास्ट हो तुम तो। चलो लिखो सबसे पहले मूल क्रिया विशेषण। देखो विद्यार्थियों, मूल और यौगिक को एक साथ समझा देता हूँ। मूल क्रिया विशेषण उसको कहते हैं जिसमें कोई अन्य शब्द या शब्दांश नहीं जोड़े गए हैं, उसको मूल क्रिया विशेषण कहते हैं। और यौगिक उसे कहते हैं जो जोड़कर बनाया गया हो। ऐसे क्रिया विशेषण के शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हो उसको यौगिक कहते हैं। और जिसको किसी के योग से नहीं बनाया गया हो उसको क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। तो सबसे पहले मूल के बारे में लिखो। ऐसे क्रिया विशेषण के शब्द जो किसी अन्य शब्द से मिलकर, जो किसी अन्य शब्द से मिलकर नहीं बनते हो, अन्य शब्दों से मिलकर नहीं बनते हो, उन्हें मूल क्रिया विशेषण कहते हैं। पहचान, पहचान लिखो। नहीं, पहला ही पहचान नेगेटिव लिखा दी। दूर, फिर
ठीक, पुनः, अचानक, डॉट डॉट, इनके अलावा भी हो सकते हैं ना। उदाहरण लिखो, वह ठीक कर रहा है, वह ठीक कर रहा है, वह ठीक कर रहा है। ठीक को रेखांकित कर लो। रमेश दूर रहता है, दूर को रेखांकित करो। वह फिर लौट गया, फिर को रेखांकित करो। वह अचानक कहाँ चला गया। अब आप कहोगे सर अचानक तो आपने हमें अर्थ के आधार पर भी तो लिखा है, तो अर्थ के आधार में भी तो जा सकते हैं, वो तो आधार ही अलग हो गया ना। अचानक को रेखांकित कर लो। मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, ठीक को रेखांकित करो। मुझे बहुत दूर जाना है, मुझे बहुत दूर जाना है, दूर को रेखांकित कर लो। लिख लिया। दूसरा लिखो, यौगिक क्रिया विशेषण। कौन सा? यौगिक क्रिया विशेषण। लिखो, क्रिया विशेषण के ऐसे शब्द जो किसी अन्य शब्दों के योग से बनते हो। क्रिया विशेषण के ऐसे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से बनते हो उन्हें यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं, उन्हें यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। पहचान लिख लो। प्रतिदिन, भीतर बाहर, बाहर भीतर, जो भी लिखना चाहो। जहां तहां, योजक चिन्ह लगाना है इनके बीच में। जहां तहां, इधर उधर, यथाक्रम, प्रेम पूर्वक, धीरे धीरे, देते हुए, देखो सीता सबको देते हुए चलती है, सीता सबको देते हुए चलती है, तो देते हुए को रेखांकित करना आपको ना। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। रमेश प्रतिदिन घूमने जाता है, तो प्रतिदिन हो जाएगा इसमें, समझ जाओगे ना यौगिक। लिखो, कारण या स्थानीय क्रिया विशेषण, कारण या स्थानीय क्रिया विशेषण। तीसरा कौन सा है? कारण या स्थानीय क्रिया विशेषण। देखो, ऐसे शब्द जो किसी विशेष कारण, ऐसे शब्द जो किसी विशेष कारण या उद्देश्य से, विशेष कारण या उद्देश्य से बिना किसी रूपांतरण के बिना किसी रूपांतरण के स्थान विशेष पर प्रयुक्त होते हो, स्थान विशेष पर प्रयुक्त होते हो, तो उन्हें कारण या स्थानीय क्रिया विशेषण कहते हैं।
देखो उदाहरण, वह खाक पड़ेगा, वह खाक पड़ेगा। खाक का मतलब क्या होता है? खाक मतलब खाकला, तो गड्ढा पड़ेगा। खाक का मतलब हाँ एक प्रकार से चलो लिखो। खाक का मतलब जैसे ऐसा होता है एक प्रकार से तुच्छ, तुच्छ। खाक को रेखांकित कर लो। लिखो, जाओगे नहीं तो फिर चाटोगे, जाओगे नहीं तो फिर चाटोगे। फिर चाटने का मतलब चाटना नहीं है यहाँ पर, अन्य मतलब तुच्छ शब्द है एक प्रकार से, एक स्थान विशेष के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं सब। फिर को रेखांकित करो। तुम मुझे क्या मारोगे, यहाँ क्वेश्चन नहीं हो रहा, ध्यान रखना। मतलब एक प्रकार से उसके लिए शब्द यूज हो रहा है, चेतावनी पूर्वक है एक प्रकार। तुम मुझे क्या मारोगे, क्वेश्चन मार्क लगाना लास्ट में, क्या को रेखांकित कर लो। अब बताओ ये भेद करने का कोई औचित्य थे क्या? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि कई वर्षों से मैं पढ़ रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता अगर ये दो भेद नहीं नहीं करते ना इसमें तो भी चलता। इन दोनों भेदों को करने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। एग्जाम में सवाल भी सबसे ज़्यादा यहीं पूछे जाते हैं। कभी कोई छोटे मोटे कोई टेस्ट वगैरह होते हैं, कोई दूसरी कोई बुक है उसमें अगर मिल जाए आपको तो उनका आंसर आप इनसे कर सकते हो। तो इसी के साथ जो अव्यय टॉपिक हम पढ़ रहे हैं यानी कि अविकारी पढ़ रहे हैं, ये जो 4 प्रकार के होते हैं या 5 प्रकार के पढ़ने होते हैं उसमें से एक कंप्लीट हो गया। कौन सा? क्रिया विशेषण कंप्लीट हो गया। अब बाकी कल की क्लास में समुच्चय, संबंध, विस्मय आदि किसी में से भी कोई सा भी पढ़ा देंगे ना। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।